यूनानी का आएंगे, आप देखेंगे जब इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आपको मन करेगा कि इंशाल्लाह आप वहां जाएं, अच्छे से अच्छा रिसर्च वर्क करें। फिर उसके बाद पीएचडी इसी साल कंप्लीट हुआ। उसके बाद डॉक्टर अंजर ने उसी इंस्टीट्यूट की, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जहाँ से पढ़ा वहीं आप टीचर हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हैं डॉक्टर अंजर। इन चीजों के अलावा राइटिंग स्किल है इनकी, जो रिसर्च पेपर लिखने का जो इनका स्किल है वो बहुत ज्यादा है। 100 से ज्यादा पेपर्स आपने लिखे हैं, जिसमें रिव्यू एंड रिसर्च पेपर्स है। आधे दर्जन से ज्यादा जो जर्नल्स हैं, ऑनलाइन इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स हैं, उसमें ये आप ऑथर हैं और उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूअर के तौर पे हैं। मुझे लगता है कि 2-3 दर्जन पेपर्स को आपने रिव्यू भी किया हुआ है, रिव्यू टीम में भी हैं आप। जब देखेंगे डॉक्टर अंजर को, तो ये आप ही के स्टेज से हैं और बहुत समझिए कि हर आदमी अपने आप को उनसे कनेक्ट कर पाएगा कि जिस तरह से उन्होंने चीजों को अचीव किया है। इंशाल्लाह हम लोग अगर कॉन्शियस रहें तो हम भी अचीव करेंगे। एक चीज जो आप लोग समझिएगा बहुत करीब से, इन सारी पोस्ट, इन सारे अचीवमेंट के साथ साथ एक बेहतरीन सैलरी भी जुड़ी होती है। स्टूडेंट्स, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे मन में, हमारे घर वालों को, सबको ये लगा रहता है कि हम कोई भी चीज अचीव करें तो साथ साथ हमारा फाइनेंशियल मामला भी हल होता रहे। तो इसलिए, और अंजर अभी जिस कॉलेज में है वो वहाँ के हॉस्टल में सबसे ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर में। तो हॉस्टल के मसले को भी आप समझ सकते हैं। इसलिए आप फोकस कीजिए मेन चीज पे। हम लोग खुद लगे हुए हैं कि जो बेहतर से बेहतर आपको दे सकते हैं, बगैर किसी तमीज के। टाइम हुआ चाहता है, मैं चाहता हूँ कि नो स्पेस इज फॉर डॉक्टर अंजर साहब। अब आप बच्चों को, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अभी तक कॉलेज नहीं आ पाएंगे, ऑनलाइन के थ्रू ही हम इनको जो ट्रांजिशन करिकुलम है उसके थ्रू यूनानी की एक झलक दिखाना चाहते हैं, ताकि ये अपने आप को माइंड बना के सही से इन्वेस्ट कर पाए इस 5 साल में, ताकि जो चीजें हम लोग को नहीं मिली थी वो इनको मिले, ये हमसे भी ज्यादा अच्छा कर पाए। अब ये आपके हवाले डॉक्टर अंजर। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। शुक्रगुजार हूँ तनवीर भाई, और यहाँ तक पहुंचा तो आपका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है पीछे से काफी मोटिवेट करने का। आपने हर हमेशा सीनियर के हैसियत से और दूसरे बिहारी के हैसियत से मुझे काफी इमदाद किया है, और मेरे क्वालिटी डेवलपमेंट में और आपका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ हमारे नफीस भाई भी काफी मेरे लिए रोल अदा किए हैं, और नफीस भाई मुझे जानते नहीं थे, मैंने आपके थ्रू ही जाना उसे, और उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी मुझे मोटिवेट किया है, जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। और अब मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहा हूँ। और माय डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, I want to say about something special which differ from the other things in today lecture. तनीर भाई, हेलो। यस, मैं सुन रहा हूँ आपको। मेरा पीपीटी आपको शो हो रहा है? नहीं, प्रेजेंट अभी तक पीपीटी नहीं आया है। आप, हाँ अब आ गया ना आपका पीपीटी सामने। ये आप कंटिन्यू रखें। जी, कंटिन्यू रखूंगा ना। ओके। तो डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, you can understand about me or not about me, you can understand about PhD in Unani medicine. What is the importance of PhD in Unani medicine? हम PhD क्यों करेंगे, उसका क्या बेनिफिट है, ये बहुत सारी चीजें बात आएगी। लेकिन उससे पहले जो हमारा फंडामेंटल है, जो बुनियादी चीज है, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये बात कहूंगा कि ट्रायड ऑफ यूनानी डिग्रीज होती क्या है। देखिए, ट्रायड ऑफ यूनानी डिग्रीज में जो बेसिक पिलर है यूनानी का, वही है बम्स ना, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बगैर ना आप एमडी कर सकते हैं, ना आप पीएचडी कर सकते हैं, ओके। ना आप बीएमएस कर सकते हैं, ना एमडी कर सकते हैं, ना पीएचडी कर सकते हैं। इसीलिए जब तक फंडामेंटल आपका क्लियर ना हो, फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और आपने जो एडमिशन लिया है इस बीएमएस कोर्स में, इस ट्रायड के वन पार्ट में, जिसे हम बीएमएस कहते हैं, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। मींस आपने जो एडमिशन लिया, इसके पीछे 3 रीजन हम दे सकते हैं। एक तो चॉइस, कंपल्सन और मिक्स्ड। इंसान सोचता है कि हमने मजबूरी के तहत ये कोर्स लिया क्योंकि मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मजबूरी में मैंने ये एडमिशन लिया। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, प्रीति को छोड़ करके 90% केसेस जो है मजबूरी के तहत लिया है। 10% की बात की जाए तो बाय चॉइस हो सकता है,
और उसी में से 10% में भी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आइडिया और क्या कहते हैं मोटो हो सकता है कि मिक्स्ड, कि नहीं देखते हैं ये नहीं तो वैसे होगा, कल क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो चॉइस और कंपल्सन और मिक्स की बात कहेंगे, आप तिब्बी यूनानी को मजबूरी ना समझें। मैं ये कहूंगा मॉडर्न जो डॉक्टर हैं जिसे आप एमबीबीएस कहते हैं, वो 1000 में, मुश्किल से 1000 में एक ही आदमी फेमस होता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, 1000 डॉक्टर में एक मॉडर्न डॉक्टर स्पेशलाइज हो सकता है और फेमस हो सकता है। लेकिन यूनानी में अगर आप चाहें तो हर कोई अपने आप में फेमस हो सकते हैं, बशर्ते जो हमारा यूनानी का सिलेबस है, जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसको ध्यान में रखें। और जो आपके इंस्टीट्यूट में जो टीचर हैं, जैसे तनवीर भाई मल्टी डायनामिक पर्सनैलिटी वाले हैं, इनसे आप हर चीज सीख सकते हैं। जब मैंने एनआईएम में एडमिशन लिया, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आज उसी का देन है, अल्हम्दुलिल्लाह कहां से कहां पहुंच गया। तो आप लोग आपके इंस्टीट्यूट में बहुत सारी फैसिलिटीज है, आप चाहे तो सीख सकते हैं। और इसको कंपल्सन ना समझें, इसको चॉइस समझें, क्योंकि इस यूनानी के जरिए ना हर कोई फेमस हो सकता है। जितने मॉडर्न ड्रग्स के साइड इफेक्ट हैं, यूनानी के उतने साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज, आपके सिलेबस में एक ऐसी चीज है जो मॉडर्न भी पढ़ते हैं और यूनानी भी पढ़ते हैं, तो डुअल बेनिफिट है आपको, मॉडर्न वाले को सिंगल बेनिफिट है। और दूसरी चीज, हमारे जो यूनानी ड्रग्स है उसको हम एडजुवेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। During pandemic situation of COVID, Ministry of Ayush declared Ayush system is one of the best system in compared to other system to develop medicine to stop or spreading COVID like pandemic situation. तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोग तिब्बी यूनानी को मजबूरी ना समझें। इसके जरिए बहुत फेमस हो सकते हैं। और आपके अगर एक कहा जाए मतलब तिब्बी यूनानी में आज के दौर में जो फेमस है, आप के टी अजमल साहब को देख लीजिए, इतनी भीड़ लगी होती है, क्वालिटी है, लेकिन क्वांटिटी की तरफ ना जाए, यू शुड डेवलप क्वालिटी। और मैं ये कहूंगा कि ये जो हर कोई डेवलप कर सकता है अपने अंदर क्वालिटी, कि क्वांटिटी की तरफ ना जाए। इसीलिए जैसे आप बीयूएमएस पूरा करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिकेशंस एंड ब्रांचेस है। जैसे कि मैंने सिर्फ 2 ही कलर किया है और सब कलर नहीं किया है, इसके पीछे लॉजिक मैं बताऊंगा। जो ब्रांचेस क्या है, जिसे मुआलजा, जिसे आप मेडिसिन कहते हैं, जिल्द व तजीनियात जिसे आप स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजी कहते हैं, इल्मुल अदविया जिसे क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं, कुलियात है जिसे प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ मेडिसिन है, टीएससी जिसे तहफ़्फ़ुज़ व समाजी तिब है, पैथोलॉजी माहिदुल अमराज है, इल्मुल जराहत सर्जरी है, इल्मुल खवालात व निस्वा है, इन सब ऑदर्स पर जैसे अतफाल के बारे में या ईएनटी के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में मैंने अलग से उसको इन्हीं जैसे ऑदर्स लिख दिया है। और मुआलजात को और इल्मुल अदविया को मैंने कलर क्यों किया है, क्योंकि मेरा ताल्लुक है आज के टॉपिक में डिस्कस करना है अबाउट पीएचडी। Nowadays only 2 branches or 2 disciplines declare about PhD। तो पीएचडी इन यूनानी मेडिसिन जो इसके ब्रांचेस हैं तिब्बी यूनानी में, अभी लेटेस्ट मुआलजात में है और इल्मुल अदविया में है। मुआलजात से रिलेटेड ये मैं कहना चाहूंगा जिसे आप मेडिसिन समझते हैं, इल्मुल अदविया से रिलेटेड यानी फार्माकोलॉजी। अब मैं कलर किया हूं बायोलॉजी के लिए, क्योंकि इस साल आईआईटी मुंबई, निम्हांस और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है कि आयुष सिस्टम एनी ब्रांच, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, वो लोग भी चाहे तो बायोलॉजी में कर सकते हैं पीएचडी। बायोलॉजी इसलिए लिखा कि माइक्रोबायोलॉजी भी हो सकता है, पैथोलॉजी भी हो सकता है, सेल बायोलॉजी भी हो सकता है, ओके, जेनेटिक्स भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ मैंने बायोलॉजी लिखा। लेकिन प्योरली यूनानी में जो पीएचडी है वो मुआलजात में है और इल्मुल अदविया में है। दूसरी चीज, एडमिशन प्रोसीजर की बात कहें तो क्या है, ये कैसे है, आप एडमिशन पीएचडी में कैसे लेंगे, क्योंकि आपको बीएमएस करना है अच्छे से, उसके बाद आप पीजी करेंगे किसी स्पेसिफिक ब्रांच में। लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं मुआलजात में और इल्मुल अदविया में, तो एंट्रेंस टेस्ट बाय राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कर्नाटका, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनआईएम में 2 ब्रांचेस में जो पीजी है, सॉरी पीएचडी जो है, जैसे कि मुआलजात में है और इल्मुल अदविया में है, तो इसमें पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है इसका अपना एक एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आयुष नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके तहत आप जामिया मिलिया और अदर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, इसके अलावा आईआईटी में जा सकते हैं।
इसी तरह यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके जरिए भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। CSIR यूजीसी नेट एग्जाम वहां भी इसके जरिए कर सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलोर यहाँ भी है। इसी तरह कुछ लोग चाहते हैं कि फार्मेसी में करें, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको वो क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हम पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है, आज के दौर में इसका क्या इनोवेशन है? क्योंकि आज के दौर में देखा जाए प्रेजेंटली द हाईएस्ट डिग्री टू बी अवॉर्डेड इन यूनानी मेडिसिन इज पीएचडी। Hence we should try that more and more people should do PhD. It will increase the acceptance for Unani system of medicine. एक दिन ऐसा आएगा कि कंपल्सन हो जाएगा, जैसे प्रीवियस टाइम में गवर्नमेंट जॉब देते थे प्लेन बीएमएस को देते थे, उसके बाद गवर्नमेंट सीसीआई ने नॉर्म्स बनाया कि जो एमडी है उसको, लेकिन 23 के बाद हो सकता है ये चेंज हो जाए कि पीएचडी कंपल्सन हो जाए। As of now only 2 यूनिवर्सिटीज, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस जो कर्नाटका में है, दूसरा क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया ऑफर पीएचडी प्रोग्राम इन यूनानी मेडिसिन। प्योर यूनानी की बात करें तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, ये दो ही जगह है, 2 ब्रांचेस में पीएचडी है। तो हम एडमिशन कैसे लेंगे, क्या लेंगे? फॉर गेटिंग एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड एंट्रेंस हैज टू बी क्लियर आफ्टर कंप्लीट एमडी इन यूनानी मेडिसिन। जैसे आपका एमडी कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है ये 2 पेपर का होता है। एक पेपर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, दूसरा होगा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। मींस जब आप पीजी करोगे या जो लोग पीजी कर रहे हैं तो उनकी सब्जेक्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मींस कोई आदमी इल्मुल अदविया में पीएचडी करना चाहता है, कोई आदमी जो है टीएसटी में करना चाहता है, कोई कुलियात में करना चाहता है, तो उन्हीं के सब्जेक्ट से स्पेशल सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी विल बी कॉमन, सबके लिए सेम रहेगा। जो स्पेसिफिक पेपर है सिर्फ वही अलग रहेगा। तो ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होते हैं? 50 मार्क्स, out of which a total of 50 marks have to be obtained in order to be eligible to receive the PhD from Rajiv Gandhi University of Health Science. And if 50% marks लाएंगे तभी you are eligible for taking admission in PhD program. After clearing the entrance, a guide is allotted. जैसे आप entrance qualify करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट पे जाएंगे वहाँ पे आपको एक गाइड मिलेगा। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट में गाइड होते हैं, और हर कोई गाइड बन नहीं सकता, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए उस गाइड के लिए, वही बन सकता है। को गाइड कोई भी बन सकता है एलाइड से। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ गाइड, जैसे हमारा गाइड अलॉटमेंट हो जाता है, फिर हम स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं। स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं कि हमें किस फील्ड में काम करना है, और ऐसा नहीं किसी भी टॉपिक पे हम रिसर्च करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दौर में एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे काम करना चाहिए, क्योंकि WHO गाइडलाइन कहती है ऐसी डिजीज जिसका प्रीवेलेंस ज्यादा हो, जिसका इंसिडेंस ज्यादा हो, ऐसी बीमारी जो समाज में ज्यादा हो और जो क्या हो नॉन कम्युनिकेबल हो, और जिसका प्रीवेलेंस ज्यादा होता है वो सोशल में समाज में कैसे इंपैक्ट पड़ता है, सोशली हो या फिर इकोनॉमिकली हो, और पूरे डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICMR ने भी ये क्लियर किया है कि इफ यू वांट टू डू रिसर्च परफॉर्म्स एनी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट वी शुड फॉलो द गाइडलाइन। इसीलिए जो भी गाइड होते हैं PhD या PG वर्ग के, वो उनको चाहिए कि ऐसे टॉपिक पे करें जो बर्निंग टॉपिक हो। नाउ-ए-डेज डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, बर्निंग टॉपिक, बर्निंग इश्यूज। आज के दौर में देखिएगा कि हर घर में डायबिटीज लोग हैं, इसके साथ साथ और ऐसे भी लोग पीपल हैं कि जो कि थायराइड के शिकार हो चुके हैं, खास करके फीमेल। जैसे गाइड डिसाइड होगा, टॉपिक मिलेगा, वो टॉपिक फिर जिसे हम क्या कहते हैं सिनॉप्सिस यानी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहते हैं ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन। आप काम कैसे करेंगे? आप अगर ये घर तैयार करना चाहते हैं, आपके माइंड में सेटअप होता है कि विंडो होगा, दरवाजा ऐसे होंगे, बाथरूम इधर होगा, किचन ऐसे होगा। इसी तरह हम अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो हमारा भी एक प्रोटोकॉल होगा, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन। हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च, रिसर्च को हम कैसे कंडक्ट करेंगे, हमारी वर्क को हम कैसे कंडक्ट करेंगे, और उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कितने मरीज होंगे, कितने ग्रुप होगा, ड्रग्स क्या होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, साइट क्या होगा, ठीक है। ये पूरा जो है डिटेल्स रहता है, उसे बोलते हैं सिनॉप्सिस और प्रोटोकॉल। जैसे हमारा पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा तो यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी का प्रोग्राम है मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 6 इयर्स। 3 इयर्स इसे इसलिए रखा गया है कि हर एक साल में 2 रिपोर्ट देना है।
हर एक साल में 2 रिपोर्ट्स, 3 इयर्स में 6 रिपोर्ट्स, 3 इयर्स में 6 रिपोर्ट्स। इसीलिए कहते हैं 6 हाफ ईयरली रिपोर्ट्स हैव टू बी सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी इन द 3 इयर्स ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी। 3 साल के पीएचडी में आपको 6 रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है। लेकिन उस 6 रिपोर्ट से पहले अगर देखा जाए, 2 रिपोर्ट्स, जो फर्स्ट ईयर के 2 रिपोर्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर एक एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं प्री पीएचडी एग्जामिनेशन। प्री पीएचडी एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको प्री पीएचडी एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस होंगे। जैसा मेरे हाइपोथायराइडिज्म में था स्पेसिफिक क्वेश्चंस, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन यूनानी मेडिसिन, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमर, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ हार्मोन, ये था हाउ यू कोरिलेट हार्मोन्स एंड ह्यूमर इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इस तरह के स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ साथ जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले भी होते हैं। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जो है प्री पीएचडी एग्जाम होगा। प्री पीएचडी एग्जाम होने के बाद आपका फिर वाइवा होगा। अगर आप पास हो जाते हैं मींस यू आर एलिजिबल टू कंडक्टिंग द रिसर्च और फर्दर प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगर फर्स्ट ईयर क्वालिफाई नहीं करता है कोई भी स्टूडेंट, ही और सी अनएबल टू परस्यूइंग पीएचडी। इसीलिए आसान भी है और टफ भी है, लेकिन प्रोटोकॉल को फॉलो करें और ऑनेस्टी के साथ करें तो बहुत ही आसान है। टफ इज नथिंग। उसके बाद जैसे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद ये टोटल 6 रिपोर्ट होने के बाद मींस जैसे 6 रिपोर्ट हो जाएगा, फिर रीसबमिशन होता है। क्योंकि हम जब प्रोटोकॉल बनाते हैं उसमें लिखते हैं हम ऐसे काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विल लगाते हैं फ्यूचर टेंस। लेकिन जब काम हो जाता है फिर हम लिखते हैं कि हमने काम को ऐसे किया, ऐसे किया। फिर उस के बाद फिर 2 बार सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होता है। उस सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होने के बाद जो है फिर यूनिवर्सिटी भेजा जाता है, वहां से फिर अप्रूवल होता है। अप्रूवल होने के बाद फिर एक लेटर आता है, यू कैन सबमिट योर थीसिस टू द यूनिवर्सिटी। एक टाइम बाउंड इसमें होता है 2 to 3 मंथ, और उसके अंदर जो है हम थीसिस को सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद जो है जैसे जैसे सबमिट होता है उसके बाद जो है वो रिव्यूअर के पास जाता है। रिव्यूअर से आने के बाद जो कमेंट आते हैं और फिर प्रेजेंटेशन होता है। फिर प्रेजेंटेशन और ओपन वाइवा होता है। जो फाइनली थीसिस सबमिट करने के बाद जो है वो ओपन वाइवा होता है। उसमें इंस्टीट्यूट के डिफरेंट डिपार्ट से और बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर, एग्जामिनर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, बहुत सारे लोग रहेंगे। आप थीसिस को कैसे किया और उसके बारे में आप बताएंगे। उस बताने के बाद जो है ओपनली कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कर सकता है। और उसके बाद फिर रिपोर्ट जाने के बाद जो है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जाने के बाद जो है सेनेट और वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होने के बाद फिर ऑफर लेटर दी जाती है कि यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी डिग्री। After getting this letter, you can apply for provisional degree certificate। लेकिन खास बात यह है, ये पीएचडी प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप दे देते हैं, स्टाइपेंड, जिसे आप स्टाइपेंड कहते हैं या स्कॉलरशिप कहते हैं। एनआईएम में 60+ मिलता है एवरी मंथ। कितना? 60+ मींस 60,000 से ज्यादा मिल रहा है स्टाइपेंड हर महीना पीएचडी में। और हो सकता है जब तक आप लोग आएंगे 1 लाख हो जाए उस टाइम तक। इसीलिए मनी इज नॉट फैक्टर। देखिए ऑनेस्टी होना चाहिए और क्वालिटी होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए, आपका डिजायर होना चाहिए। मनी इज नॉट फैक्टर, क्योंकि रिस्क का मालिक अल्लाह है, वो देता है और देगा ही, वो तय कर दिया है। इसलिए पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। और रिवीजन मेक्स परफेक्ट। अगर आप बार बार रिवाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत कुछ पा सकते हो। टफ इज नथिंग ना, हर चीज रास्ता बिल्कुल सीधा है, मुस्तकीम पे चलेंगे तो हर चीज सही रहेगा। क्रिटिसाइज, दूसरे से लड़ना, झगड़ना, ये करना, वो करना, ये। और यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर। आपके टीचर जैसे भी हो और आपके कॉलेज हॉस्पिटल के स्टाफ जैसे भी हो, आप सलाम कलाम कीजिए। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो, डिसिप्लिन हो, है ना, इज्जत माप बने, ठीक है, तो आपका हर काम आसान होगा। क्योंकि मधुमक्खी हो, छत्ता भी हो और शहद ना हो, किस काम का। इसलिए इल्म के साथ अमल होना जरूरी है। मनी इज नॉट फैक्टर। अगर फिर भी अगर आप पीएचडी करोगे तो कम से कम आपको 30 लाख स्टाइपेंड मिल जाएगा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ। और वही नहीं,
आप जैसे अगर पीएचडी में देरी हो गया 3 साल लेने के बाद इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करेगा, फिर भी आप चाहो तो स्टाइपेंड ले सकते हो। हर स्टेट में माइनॉरिटी डिपार्ट होता है, वहां आपको सबमिट करना पड़ेगा और आपके गाइड आपको एक लेटर देंगे कि इनका पीएचडी हमारे यहाँ जो ड्यूरेशन था 3 इयर्स का, ये कंप्लीट हो जाएगा। मींस आवर इंस्टीट्यूट अनएबल टू प्रोवाइड फर्दर स्टाइपेंड, यू कैन provide to him or her NOC, this is a no objection certificate। अब इसके बेनिफिट कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सब मैं इसी में सब बोल दिया, लेकिन खास बात जो मैं बोलूंगा कि स्कोप ऑफ पीएचडी क्या है। स्कोप ऑफ पीएचडी क्या है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, आजकल काफी चला हुआ है R&D। हालांकि पीजी के बाद भी जा सकते हैं लेकिन उतना वैल्यू नहीं होगा, लेकिन पीएचडी करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके तहत खास करके आजकल चला हुआ है रिवर्स फार्माकोलॉजी और ट्रांसलेशनल रिसर्च। अब रिवर्स फार्माकोलॉजी क्या चीज है, रिवर्स फार्माकोलॉजी क्या चीज है, इसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा, फिर ट्रांसलेशनल रिसर्च है क्या। लेकिन रिवर्स फार्माकोलॉजी में ये कहना चाहूंगा, जैसे हमारी किताबों में है कि अफ्तीमून, आपने मेडिकल तैयारी भी किया होगा, जिसे अमरबेल बोलते हैं, आकाश बेल बोलते हैं, कस्कुटा रेफ्लेक्सा बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अफ्तीमून, कस्कुटा रेफ्लेक्सा, अमरबेल, आकाश बेल ना, ये पैरासाइटिक प्लांट है, नाइट्रोजन डिफिशिएंट है, नाइट्रोजन डिफिशिएंट होता है, इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन हमारे अतिबाओं ने ना, तिब्बी यूनानी के रिनाउंड स्कॉलर ने पहले बता चुका है, इसके जो शानदार अगर कैंसर के मरीज को दिया जाए तो सरतान ठीक होता है। तो सरतान कहते हैं कैंसर को, सरतान कहते हैं कैंसर को, जैसे हम कहते हैं सरतान मर्जुन मोहलिकुन, कैंसर इज ए फैटल डिजीज। हमारे तिब्बी यूनानी में पहले से लिखा है कि कैंसर है, फैटल डिजीज है, जानलेवा मर्ज है, जिसको भी होता है वो बचता नहीं है। लेकिन हमारी किताब में ये भी लिखा है कि अगर अफ्तीमून यानी आकाशबेल या कसूस या अमरबेल को दिया जाए डिकॉक्शन में तो सरतान ठीक होता है। तो अब हमको इसे प्रूफ करने के लिए इंसान पे नहीं, बैक जाना पड़ेगा। मींस इंसान से हमें सीधे बैक चलेंगे चूहों की तरफ, माइस की तरफ और रैट्स की तरफ। वहां क्या करेंगे, चूहों को हम मॉडल बनाएंगे और इंड्यूस करेंगे, कैंसर डेवलप करेंगे, कैंसर डेवलप करेंगे। हाँ, यही है, और फिर दवा का इफेक्ट देखेंगे। इसे कहते हैं रिवर्स फार्माकोलॉजी। मींस हमारे जो प्राचीन की तरफ जाएंगे। इसी तरह हर किसी को पता है कि कलौंजी या फिर मेथी के सीड्स खाने से, मेथी का सीड्स अगर डिकॉक्शन दिया जाए, अब तो प्रूफ हो चुका है, मेथी का सीड्स अगर किसी इंसान को देते हैं, कोई इंसान अगर डायबिटीज का शिकार है, क्या है, डायबिटीज का शिकार है, अगर उसको हम मेथी का जोशांदा देते हैं या खिसंदा देते हैं, शुगर का लेवल कम होता है। तो हम क्या करेंगे, रैट्स लेंगे, रैट्स में स्ट्रेप्टोजोटोसिन या एलेक्सोन इंड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका बीटा सेल यानी और पैंक्रियास डिस्ट्रक्शन होगा 72 आवर्स में। डिस्ट्रक्शन होने के बाद क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया डेवलप होगा। मींस आपने इंड्यूस किया इलेक्ट्रॉन से या स्ट्रेप्टोजोटोसिन से, देने के बाद क्या है, उसका बीटा सेल जो है डिजेनरेट हुआ और पैंक्रियास डैमेज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइपरग्लाइसेमिया। क्या हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया, डायबिटीज डेवलप हुआ। उसके बाद फिर आप जो अपनी ड्रग देते हो, देने के बाद आपको मालूम हुआ कि ड्रग इज इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ शुगर, मींस इसका क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है। तो यही है हमारा रिवर्स फार्माकोलॉजी। और इसके एंटागोनिस्ट है ट्रांसलेशनल रिसर्च। ट्रांसलेशनल रिसर्च इसका मतलब ये नहीं है उर्दू और अरबी और फारसी से हम इंग्लिश कर दिए, नहीं, बेंच टू बेड साइड। मींस अदविया वालों ने जो काम किया उसको सैदला ने आगे बढ़ाया, उसको फिर हम जो है मालियात वाले या क्लिनिकल वाले या जो रिसर्च वाले हैं वो क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये है ट्रांसलेशनल रिसर्च मींस एंटागोनिस्ट। रिवर्स फार्माकोलॉजी में क्या था, हम बैक जा रहे थे, प्राचीन में जा रहे थे, लेकिन ट्रांसलेशनल रिसर्च में बेंच टू बेड साइड। बेड साइड में कौन होता है, पेशेंट होता है। इसी तरह आफ्टर कंप्लीट PhD यू कैन जॉइन एकेडमिक रिसर्च। जो इंस्टीट्यूट है वहां जा सकते हैं, चाहे वो पीजी कोर्स के लिए हो, यूजी कोर्स के लिए हो या PhD के लिए हो, रिसर्च के लिए हो, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट हो, इसमें जा सकते हैं। अब इंडस्ट्री डेवलपमेंट, लेकिन अगर आप PhD करते हैं अपना सेल्फ इंडस्ट्री तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री ऐसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, इनोवेटिव एनालिसिस होना चाहिए। क्वालिटेटिव से मुराद ये नहीं है कि खूब बनाओ
प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। मींस क्वालिटी से मुराद जो है उसकी कैफियत हो, वो एक्सेप्टेबल हो, सोशली, ग्लोबली, इकोनॉमिकली, ईच एंड एवरीथिंग शुड मेंटेन एज पर प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड, गाइडलाइन, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, उसकी तरह। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हर किसी को पता है नो इट इज हेयर फॉल जो है प्रॉब्लम है, हर किसी को है, अक्सर है, ठीक है, हर जगह है हेयर फॉल प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप गर्मी में तेल इस्तेमाल करेंगे हेयर फॉल के लिए, वो तेल का क्वालिटी अलग होगा, जाड़े में होगा। हेलो, क्या पीटा छी उधर कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है। सद्दाम को बाहर निकालिए, पूछो ही हो रे सद्दाम इसको बाहर निकालिए। डजंट नो हाउ टू बिहेव इन वेबिनार। दादा खेल कौन मां सब सद्दाम को बाहर निकाल दीजिए डॉक्टर नकीब। क्या जाय छी समझाइलियो रे काल दवा डॉक्टर जी। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट में हम बात कहेंगे, जैसे कि हेयर फॉल कॉमन है आज के दौर में, तो ऐसा आप प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे हेयर फॉल के लिए ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे जो काफी मार्केट में डिमांड हो। लेकिन बीइंग ए रिसर्चर और पीएचडी, आपको माइंड होना चाहिए कि गर्मी के दिनों में हमें सूथिंग इफेक्ट वाली ऑयल चाहिए। इसलिए गर्मी में अगर हेयर ऑयल इस्तेमाल करना हो तो उस ऑयल में आपको कैम्फोर, आपको मेंथोल होना चाहिए। लेकिन जाड़े के दिनों में अगर मेंथोल और कैम्फर इस्तेमाल उस ऑयल में मिक्स कराएंगे तो वो क्या होगा, साइड इफेक्ट होगा, नजला, जुकाम, सर्दी, खांसी और बहुत सारे गलवाए बलगम हो सकता है। और इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमारा ऑयल है रोगन हफबर्ग, जब हम रोगन हफबर्ग नी में लगाते हैं तो एक चिपचिपा सा फीलिंग होता है, हमें चिपचिपा सा फीलिंग होता है। मींस हमें क्या करना पड़ेगा, उसके विस्कोसिटी को कम करना पड़ेगा, उसमें माइसिली डालना पड़ेगा और कैरियर मॉलिक्यूल डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट की एफिकेसी बढ़ जाएगी। जैसे आजकल चला हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी। तो हमें चाहिए ऐसा हो जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, क्या हो, डोज मिनिमम हो और सरफेस एरिया ज्यादा कवर करे और टारगेट डायरेक्टली अंदर साइड हो और एक्शन ज्यादा हो और रिएक्शन कम हो, साइड इफेक्ट कम हो। इसके अलावा मैं ये कहूंगा सिविल सर्विसेज, देखिए सिविल सर्विसेज की बात की जाए, इसका भी काफी स्कोप है। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ स्पेशली, मे बी जस्ट आफ्टर बीयूएमएस, अगर आपका मोटो है तो आप सिविल सर्विस की तरफ जा सकते हो, जस्ट आफ्टर कंप्लीट ऑफ बीयूएमएस और एमडी। जो चाहते हैं कि एमडी के बाद भी करते हैं, बीयूएमएस के बाद भी फॉरेन सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह जो है रिनाउंड फिजिशियन, तबीब मुतब्बिब कहते हैं, मुतब्बिब मींस ऐसा तबीब जो माहिर हो अपने फन में, उसे हम रिनाउंड फिजिशियन कहेंगे। तो आप तिब्बी यूनानी के जरिए एक रिनाउंड फिजिशियन बन सकते हैं। लेकिन इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट को बीएमएस के दौरान आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे सिर्फ एक डिग्री मिल जाएगी, आप कभी रिनाउंड फिजिशियन नहीं बन सकते, अपने आप के साथ धोखा करेंगे। इसीलिए जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में, जो सब्जेक्ट है, जो टीचर है, उनसे आप पढ़िए। अच्छे आपके इंस्टीट्यूट में टीचर हैं और 2-4 टीचर तो ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बताना नहीं चाहिए, उससे आप हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, हर सब्जेक्ट। आप चाहें तो अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। और तो आपको चाहिए, आपका भी क्लियर होना चाहिए बीएमएस में, आपका फिजियोलॉजी भी क्लियर होना चाहिए, आपका कुलियात भी क्लियर होना चाहिए, हर चीज क्लियर होना चाहिए, हर चीज क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और रिनाउंड फिजिशियन कर सकते हो। और कल के लेक्चर में मेरे सर से पूछा गया था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि स्पेशलाइज बन सकते हैं कि नहीं, बन सकते हैं। आप हर टॉपिक में जब पीएचडी करेंगे आपका टॉपिक स्पेसिफिक होगा। जैसे कि आजकल ईडी का मामला चला है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसी तरह चला इनफर्टिलिटी चल रहा है, एस्टेनोस्पर्मिया का केस लेके आप रिसर्च कर सकते हैं, फेमस बन सकते हैं। जोफी बाकी सेक्सुअल डिसऑर्डर पे आप अच्छा कर सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे कर सकते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी पे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एमडी और पीएचडी था दोनों इंडोक्राइनोलॉजी पे था। इसके अलावा जो मेरा रिसर्च वर्क था प्रीवियसली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और आईसीएमआर में, वहां भी डायबिटीज पे ही था। तो आप चाहो तो हर चीज के लिए
आप अपना प्रूफ कर सकते हो। ऐसा नहीं है, यूनानी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, समझने वाला होना चाहिए, लेकिन समझ में आती नहीं, इसीलिए लोग सोचते हैं ये बेकार चीज है। नहीं, हाई सर क्वालिटी इन। सर जी सर एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर आपसे हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। अभी कंप्लीट होने के बाद सर आफ्टर क्लास कंप्लीट आस्क बताया एनी, गया है कि लेक्चर कंप्लीट हो तब सवाल कीजिए। आप पूरा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आई एम रेडी टू गिव आंसर, तो नो प्रॉब्लम। आप क्वेश्चन लिख दीजिए। तो रिनाउंड फिजिशियन बनने के लिए ऐसे नहीं बन जाएंगे, आपको हर सब्जेक्ट में महारत हासिल होना चाहिए। जब वो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट तब आप कर सकते हैं। और रिनाउंड फिजिशियन तो सेकेंडरी चीज है, पहले जो आपको फंडामेंटल है वो क्लियर होना चाहिए। ये मकसद नहीं होना चाहिए हमारा डिग्री मिल गया, शादी हो जाएगी, दहेज दे लेंगे, ये हो जाएंगे, वैसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको सारे फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तब आप रिनाउंड फिजिशियन बन सकते हो। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जैसे डायबिटीज कॉमन है, आपको पता है, पहले प्रीवियस ये मालूम था कि डायबिटीज का एक ही सबब है। क्या सबब है? सिर्फ आप ये सोचते हो कि डायबिटीज हुआ, पेंक्रियास डैमेज हुआ, इंसुलिन का लेवल कम हुआ। नहीं, ये जो है डिस्कार्डेड थ्योरी है। ठीक है, डायबिटीज अगर सिर्फ पेंक्रियाज की वजह से होता, सिर्फ डायबिटीज अगर पेंक्रियाज की वजह से होता, तो फिर इंसुलिन आउटसोर्सेस से आप देते हैं, ठीक होना चाहिए, डायबिटीज क्यों नहीं ठीक होता है। लेकिन आज के दौर में जो लेटेस्ट थ्योरी ये कहता है, जब लीवर के अंदर ग्लूकोज का लेवल पीक हो जाए, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब लीवर के अंदर ग्लूकोज का लेवल पीक हो जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा हो, तब क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया होता है। लेकिन तिब्बी यूनानी में पहले से लिखा है, जब इसका कब्ज का यानी लीवर का कुत जाजिबा बढ़ता है, वो भी एक सबब है। किसका? डायबिटीज का। मेरा कुछ सुन नहीं रहा है। बोलिए। हेलो जी हेलो। सर, आपसे हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। आफ्टर कंप्लीट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई हैव नो प्रॉब्लम। ड्यूरिंग, यही है, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, ये रूल एंड प्रोटोकॉल होता है। यू शुड नो अबाउट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन नेवर आस्क एनी क्वेश्चन, आफ्टर कंप्लीट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, आई एम रेडी टू गिव ईच एंड आंसर, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप पूरा पूछिए, हम तैयार हैं देने के लिए। ठीक है, लेकिन पहले सुन लीजिए, सारा क्वेश्चन लिख के रखिए आप। मुझे खुशी की बात है, आप क्वेश्चन करेंगे और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो क्या है, पहले यही था कि जो डायबिटीज होता है पेंक्रियाज के डिफेक्ट की वजह से, अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर फास्ट हो जाए, उसकी वजह से, वो भी एक सबब है डायबिटीज का। लेकिन तिब्बी यूनानी में पहले ही बताया गया है कि क्या है कि जब कुव्वत जाजिबा बढ़ जाए तो एंट्रोपी बढ़ जाएगा, ये भी एक सबब है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। और हमारी दवा में पहले से लिखा हुआ है कि समगियात शामिल करें, समगियात देने से कोटिंग होता है, जब कोटिंग होगा तो क्या होगा? एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये भी एक सबब है। और इसी तरह जो है हमारे पास पेरिफेरल अपटेक अगर रिड्यूस हो जाए, वो भी एक सबब है डायबिटीज का। लेकिन हमारे यहाँ जो है रियाजत, पहले से बताया, रियाजत जो है बेबदल चीज है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप रोटी नहीं खाओ तो पराठा खा लो, पराठा नहीं चावल खा सकते हो, लेकिन रियाजत का कोई बदल नहीं है, कोई बदल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पहले से ही रियाजत है, दल्क है। ठीक है, इसके अलावा जो तलाबिट्स है वो सब भी है। और साथ में ये कहूंगा मैं कि आज के दौर में ये चल रहा है इंक्रेटिन, लोकल हार्मोन। इंक्रेटिन्स जो है ये लोकल हार्मोन है, जिसमें दो चीज होता है, जीएलपी और जीआईपी, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। और ये दोनों हेल्प करता है किसका? इंसुलिन का। लेकिन बॉडी में एक सेल है और एक एंजाइम है, वो क्या करता है? DPP4 डाइपेप्टाइडिक पेप्टाइडेज। ये एंजाइम क्या करता है? टेररिस्ट का काम करता है, हमेशा जो है इंग्रेडिएंट को डैमेज करता है। जब इंग्रेडिएंट डैमेज करेगा तो क्या होगा? तुरंत जो है उधर इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इसीलिए मार्केट में आपने सुना होगा सीटाग्लिप्टिन दवाई है, बीटाग्लिप्टिन ये दवाई है, इसे क्या बोलते हैं? DPP4 इनहिबिटर्स, मींस डाइपेप्टाइडिल पर एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करता है। लेकिन हमारे पास भी दवाई है DPP4 इनहिबिटर्स का, जैसे बेरबेरिस एरिस्टाटा दारहल, बेरबेरिस एरिस्टाटा दारहल बोलते हैं इसका छाल को, और उसके अंदर बेरबेरिन एल्कलॉइड मिलता है, सिमिलर एक्शन है किसका? सीटाग्लिप्टिन की तरह। जब आप रिसर्च करोगे तब आपको मालूम होगा। इसी तरह
कुछ दवाएं हमारे पास ऐसे हैं जो लीवर के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन को रोकता है। मीन मॉडर्न में आप क्या देते हैं, ग्लाइकोमेट देते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन का काम क्या है, यही काम है कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन को रोकना। लेकिन हमारे पास भी ऐसी दवाएं हैं जो जिगर की इस्लाह करता हो, जैसे मको है, कासनी है, रेवंचिनी है, ब्रेंजासिफ है, अफसंतीन है, ये जिगर की इस्लाह भी करता है। और आज के दौर में जो है खास एक दवा है भुई आंवला, नाम सुना होगा, भुई आंवला, साइलेंथस एमेरस, साइलेंथस निरुडी, भूती भूम आंवला कहते हैं। वो दवा लीवर में कैंसर भी हो जाए और डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो जाए उसको भी ठीक करता है। तो हमारे पास दवाएं हैं जो लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन को कम करे। इसी तरह बीटा सेल को रिजेनरेट करने के लिए भी हमारे पास दवाएं हैं, जैसे जिम्नेमा सिल्वेस्टर, गुरमार बोटी, उसके अंदर जिम्नेमिक एसिड होता है वो भी। इसी तरह कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर इंसुलिन पाया जाता है, उसे बोलते हैं पी इंसुलिन या ग्लूकोकाइनिन, स्ट्रक्चर सिमिलर टू द इंसुलिन। तो जैसे बोहिनिया वेरिकटा कचनाल है, पोस्ट कचनाल का जुशंदा पिलाया जाए तो सिमिलर एक्शन मिलता है, इंसुलिन का लेवल को पीक होता है क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोकाइनिन होता है, ग्लूकोकाइनिन होता है, वो प्लांट हार्मोन है सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इसी तरह कोस्टस इग्नियस इंसुलिन प्लांट बोलते हैं, कोस्टस इग्नियस इंसुलिन प्लांट बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल करने से इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। तो ये सब है। अब अगर जब आप पीएचडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई किसी को थायराइड हुआ है और थायराइड होने के बाद बंदा गोभी नहीं खाना चाहिए, क्यों? डू यू नो बंदा गोभी नहीं खाना चाहिए, फूल गोभी नहीं खाना चाहिए, सलजम नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? जब आप पीएचडी करोगे, जब हायर एजुकेशन लोगे, आप स्टडी करोगे, आपको नॉलेज में इजाफा होगा। ये जो गोइटोजेनिक फूड होता है, ये क्या होता है? गोइटोजेनिक फूड होता है। जब टायरोसिन और आयोडीन आपस में मिलता है ना, जब टायरोसिन और आयोडीन जब दोनों आपस में मिलेगा तभी थायरोसिन का सिंथेसिस होता है। लेकिन जितने बंदा गोभी, फूल गोभी या क्रूसीफेरस फैमिली के जो भी हैं, ये खाने से क्या होता है? आयोडीन और टायरोसिन को एक साथ मिलने में रुकता है, उसे बोलते हैं टीपीओ इनहिबिटर, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है, जो कन्वर्ट करता है उसको, वो इनहिबिटर का काम करता है। इसी तरह ये ज्यादा खाने से क्या होता है? अब एल्युमिनियम के बर्तन में जो मार्क वाला नहीं होता है, उसमें जरा कुक करने से वो क्या होता है? थायरोयूरेसिल बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आयोडीनेज एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय होगा, जिसकी वजह से आयोडीन का ऑर्गेनिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो पता चला हम हर चीज खा रहे हैं और फिर भी हमें पता नहीं है क्यों। ये था। उसके बाद अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है मेडिकल राइटर, पीएचडी अगर कर लिए आप मेडिकल राइटर बन सकते हैं, अच्छे किस्म की बुक लिख सकते हैं और आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, और किसी भी पब्लिशर से, जेपी ब्रदर से या सीबीएस पब्लिशर से आप जुड़ सकते हैं इंडिया में, और स्प्रिंजर से, एल्जियर पब्लिशर से जुड़ सकते हैं। अच्छी अर्निंग है, बशर्ते क्वालिटी हो, कॉपी पेस्ट ना हो, किसी का काम को चुरा करके सिनोनिमस डाल के अपने नाम से नहीं करना। मींस आपको फ्रेमिंग करना, आपके आइडियाज, आपकी थ्योरीज को फ्रेमिंग करना, और उससे क्या होगा? इनोवेटिव एनालिसिस होगा, न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरीज डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से आप कर सकते हो। थैंक यू। और एक मिसाल खुद है कि मैंने पीएचडी किया और उसका क्या है वो लास्ट है, ये पीपीटी कहता है, देयर इज नो नीड टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मी, you can understand with the help of this during my PhD. हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंदर साहब, मैं मोहम्मद नकीबुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम नकीब भाई, कैसे? जी अल्लाह करम। ये बच्चों के कुछ सवाल हैं, वो मैं आपसे पूछता हूँ, उनके आप जवाब दीजिएगा। जी 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 जी, एक ने पूछा है कि सर, इन जेनेटिक्स फील्ड पॉसिबल फॉर रिसर्च फ्रॉम यूनानी मेडिसिन? यस है। अब मैं कैसे बताऊंगा? हमारे पास जो दवाई है अबहल, नाम सुनिएगा, अबहल, जिसे हब्बुल अरर कहते हैं। क्या कहते हैं? अबहल, हब्बुल अरर, जुनिपेरस कम्युनिस। ये दवा जो है दजाए तीसरी दर्जे की दवा है। हमल के दौरान अगर दिया जाए तो हमल को साकित करता है, मीन एबोर्टिफिकेशन का काम करता है, और प्लासेंटा को भी खारिज करता है। और बाय मिस्टेक कोई हमल के दौरान ले ले तो टेराटोजेनिसिटी काउज करता है, मींस फीटल डेवलपमेंट में रोक देगा। ठीक है, फीटस का जो डेवलपमेंट होगा वो
हो सकता है पॉलीडेक्टाइल हो जाए, हो सकता है कार्डियक डिफेक्ट हो जाए, फेलोटेट्रालॉजी हो जाए, तो इस पे हमें रिसर्च करना चाहिए। इसीलिए इस साल जो IIT मुंबई ने इनवाइट किया है आयुष सिस्टम को, आइदर बायोकेमिस्ट्री में या जेनेटिक्स में, ठीक है, या साइटोजेनेटिक्स पे काम करें, या डेवलपमेंटल जेनेटिक्स में काम करें, या इम्यूनोलॉजिकल जेनेटिक्स में काम करें। देखिए दूसरी चीज, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सुनिएगा जिसका सवाल है वो सुनिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस का नाम सुना होगा, एक सुना होगा सिंगल जीन इनहेरिटेंस, जिसे मेंडेलियन जीन इनहेरिटेंस कहते हैं। वन जीन इज रिस्पांसिबल फॉर वन पार्टिकुलर फिनोटाइप और डिसऑर्डर, मल्टीपल जीन डिसऑर्डर और मल्टीफैक्टोरियल जीन डिसऑर्डर इज रिस्पांसिबल फॉर वन डिजीज। जैसे कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ स्किन इज गवर्न्ड बाय मल्टीपल जीन, क्या है, मल्टीपल जीन। इसी तरह हाइट ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल जीन, मल्टीफैक्टोरियल जीन। इसी तरह डायबिटिक इज कंट्रोल्ड बाय गवर्न्ड बाय मल्टीपल जीन। तो हम इस पे काम कर सकते हैं। तिब्बी यूनानी में ये लिखा गया है, गलबाए सौदा हो, क्या हो, गलबाए सौदा हो, तो जिस्म का रंग क्या होगा, सियाह होगा, ब्लैक होगा, असद होगा। और आज के दौर में हमें चाहिए क्या, कि मेलानिन का सिंथेसिस हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, मेलानिन का सिंथेसिस हो रहा है, क्या सौदा की वजह से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेवल ऑफ मेलानिन, लेवल ऑफ टायरोसिन, तो हम अच्छे काम कर सकते हैं। इसी तरह हाइट, किसी इंसान का हाइट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मॉडर्न में हम ये कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन काम नहीं कर रहा है। यूनानी में हमारे पास ऑलरेडी लिटरेचर मौजूद है, कोते तबैया की दो किस्में होती है, कोते सक्सिया होती है और कोते तनासुलिया होती है। कोते सक्सिया में दो होती है, गाजिया और नामिया, नामिया को बोलते हैं मुरब्बिया। मींस कोते तबैया में जब मुरब्बिया में डिस्टर्बेंस हो, इक्तार सलासा, लंबाई चौड़ाई और हाइट में डिस्टर्बेंस हो, तो ग्रोथ रिटार्ड होगा। इसी तरह कोते गाजिया में डिस्टर्बेंस हो, न्यूट्रिटिव फैकल्टी में डिस्टर्बेंस हो, तो ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि नुस्खिया होगा, माल न्यूट्रिशन मिलेगा। इसे कुपोषण जनित रोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कुपोषण जनित रोग बोलते हैं। और बताइए इसी तरह जो है कोते तनासुलिया, देखिए कोते तनासुलिया कोते तबैया की एक किस्म है। मुअल्लिदा है, मुसव्विरा है, जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे। मुअल्लिदा जिसका ताल्लुक क्या है, प्रोडक्शन से है, मींस ये इंसान है लेकिन सीमेन भी है लेकिन स्पर्म काउंट नहीं है, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया है या फिर एंजियोस्पर्मिया है। क्यों, इसका मतलब पोते मुअल्लिदा काम नहीं कर रहा है। इसी तरह जो है बिल्कुल मनी सीमेन स्पर्म बिल्कुल सही बन रहा है, लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ डिफेक्ट हुआ, क्यों, पोते मुशव्विरा, शक्ल सबाहत जो है डिस्टर्बेंस हो गया है, ठीक है, शक्ल सबाहत जो है डिस्टर्बेंस हो गया है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो डिस्टर्बेंस हो गया है। क्यों, ये हमारा जेनेटिक्स का ही पार्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने पूछा है वो है कि कैन वी क्योर थायराइड कैंसर इन लास्ट स्टेज विद द हेल्प ऑफ यूनानी मेडिसिन? देखिए मैंने पहले ही बताया था कि कहा गया, यूनानी किताब में ये कहा गया है कि असरतानो मर्जुन मालिकुन, कैंसर जो है फेटल डिजीज है, ठीक है। तबीब को अगर नॉलेज हो डेप्थ तो उसका इलाज करें, नहीं तो छोड़ दे उसको, ठीक है, लास्ट स्टेज में नहीं। हाँ, लेकिन अगर कीमो चल रहा है साथ में हम एडजुवेंट थेरेपी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि हमारे पास जो भी दवाएं हैं जो फ्री रेडिकल को रोकता है, जैसा कि हमारे पास एक दवा है तहलब स्पाइरुलिना ना सिंगल सेल अलगी, उस पर काफी काम हुआ है, वो मेटास्टेसिस को रोकता है, वो क्या करता है, प्रोग्राम सेल डेथ रोकता है, मेटास्टेसिस को रोकता है। हमारे पास कुरकुमिन है, हल्दी है ना उसके अंदर, लेकिन एज एडजुवेंट दे सकते हैं। डायरेक्टली वी कैन नॉट क्लेम वी कैन ट्रीट द कैंसर। हाँ, बिनाइन हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन तिब्बती यूनानी में कैंसर का मरीज तब आता है जब हर जगह से घूम फिर के आता है, पैसे खत्म हो जाए और लास्ट में सोचता है कि यहाँ जाएंगे तो बच जाएंगे, ठीक है। अगर इनिशियल स्टेज में आए तो यू कैन कंट्रोल द डिजीज, लेकिन वो आपके पास कब आता है, जब पैसे भी खत्म हो जाता है, जब सोशल और क्या कर सकते हैं हर तरह से डिस्टर्बेंस होता है, तब आता है, जो आखिरी स्टेज पे आता है और पता नहीं चलता है। लेकिन कैंसर का काफी डिस्क्रिप्शन है और इस पे काम होना चाहिए, सेल लाइन पे हो, इन विट्रो हो, इन विवो हो और ट्रायल हो, ठीक है। और इनिशियल स्टेज पे आए तो क्या है, एक तरह का अगर थायराइड, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर थायराइड हुआ है पहले आपको देखना चाहिए कि पहले क्या हुआ था, क्या सब क्लिनिकल हुआ था, प्राइमरी थायराइड था या सेकेंडरी थायराइड था या टर्सरी था, हमको बताइए ना सर, कुछ आपका बात करना जी। कह रहे सर ये बीएमएस करके आगे फ्यूचर क्या हो सकता है सर? ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है।
जो मजबूरी समझेंगे उसको कि बीएमएस मजबूरी का डॉक्टर काम अजय, है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। डॉक्टर ब्राइट फ्यूचर है। नजीब, इसको सरदार को बाहर कीजिए। एक बीच में जब बोलने तक कोशिश करते हैं लिख करने के लिए, इसको बाहर कीजिए। इसका रोल नंबर नोट हाँ कीजिए आप। हाँ, उसको बहुत फीचर है यूनानी में, बहुत फीचर है। ये यूनानी का ही देन था जिसे मुझे अवार्ड मिला है ना। जैसे कि मेरे कई जानने वाले डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, वो मुझे मुबारकबाद दिए। वो कहते डॉक्टर साहब आपने तो अवार्ड ले लिया, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। क्यों? मैंने यही कहा यूनानी में हर कोई फेमस हो सकता है, मॉडर्न में हर कोई फेमस नहीं हो सकता है। ठीक है, और आपके इंस्टीट्यूट में सदाबहार है। देखिए तिब्बी यूनानी का हाल क्या था, गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज पटना का क्या हाल था और आज क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह नोएडा इज वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। और पटना तिब्बिया कॉलेज में खासकर पटना में देखा जाए यूनानी का काफी शोहरत हासिल हुआ है। आपके पास खुदाबख्श लाइब्रेरी है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हर चीज है यूनानी, हर चीज डुअल थ्योरी, डुअल है, मॉडर्न भी है, ये है। आज का डिस्कार्ड नहीं किया है। मॉडर्न में सब कहते हैं, ओथ कहते हैं हिपोक्रेट, हम कहते हैं बुकरा, तो वही तो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि सर फॉर अपेंडिक्स प्रॉब्लम यूनानी मेडिसिन अवेलेबल और ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है। क्या क्या बोलिए, रिपीट। अपेंडिक्स के लिए कोई यूनानी मेडिसिन है या फिर मतलब उसका जो है ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है? ये आप समझ में नहीं आया, रिपीट करें क्वेश्चन, रिपीट करें, धीरे से करें। आपसे इसके लिए सवाल किया है कि अपेंडिक्स जो है उसका यूनानी में कोई ट्रीटमेंट है या फिर जो है वो ऑपरेशन ही लास्ट एक ऑप्शन है? देखिए दो चीज, और यूनानी में जो बताया गया है, जैसे ध्यान दीजिएगा, यूनानी या उसको बोलिए पढ़ने के लिए, यूनानी में जो इलाज है वो तीन ही है। क्या है? इलाज बिल दवा, इलाज बिल गिजा और इलाज बिल यद। तो सर्जरी यूनानी में है, लेकिन अगर एक इलाज बिल गिजा की बात है, अगर आपने डाइट सही से खाएं, आपकी डाइट नॉर्मल हो, एतदाल हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको ट्रबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एपेंडिसाइटिस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप खाते हैं अनकंट्रोल खाते हैं, आप ये भी नहीं देखते हैं हलाल है कि हराम है कि दूसरे का हक भी छीन के खा रहे हैं, तो बीमार तो होगा ही। लेकिन तिब्बी यूनानी में तीनों इलाज है, फार्माकोलॉजी है, एज ए सिंगल ड्रग और कंपाउंड ड्रग और डाइटोथेरेपी और इलाज बिलियत। यू कैन परफॉर्म सर्जरी, और नेशनल इंस्टीट्यूट में अच्छी क्वालिटी का सर्जरी है। और प्रीवियस मंथ मैंने खुद अपना सर्जरी कराया है, आई वाज सफरिंग फ्रॉम अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है, और सेहत, अगर कोई इंसान मर्द में है उसका इलाज करना चाहिए, और सेहत है तो बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, तो सर्जरी करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमेशा डाइट कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे नॉर्मल, तभी। ठीक है, ऐसी डाइट जो सरीउल हजम हो, जैदुल कैमूस हो, ठीक है, गिज़ाए लतीफ हो, ऐसे लेंगे तो कोई मर्ज नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कबाब भी खा लें, हम चाहते हैं फिश भी खा लें, दूध भी ले लें, बर्गर भी खा लें, ये भी ना छूटे, वो आइसक्रीम भी ले लें, कोल्ड ड्रिंक भी ले लें, तो हमें तो सब्र नहीं है, तो मर्ज तो हो सकता है। और ऐसा नहीं है, ठीक है, इलाज तो इलाज किसी भी पेथी से करा सकते हैं, लेकिन तिब्बी यूनानी में सर्जरी काफी है। और सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में अबुल कासिम ज़हरावी, जो स्टूडेंट पूछ रहा है उनसे बताइए कि सबसे पहले ओपियम अफ्यूम देकर थायराइड का, ये मींस गोइटर का इलाज जो है अबुल कासिम ज़हरावी ने किया था, जिसे अबुल केसेस कहते हैं। ड्यूरिंग माय पीएचडी मैंने सर्च किया, मुझे लिटरेचर मिला है, अबुल कासिम ज़हरावी जिन्होंने गोइटर का सबसे पहले सर्जरी किया था, और ओपियम दे करके, ओपियम पेपिवर सोमनिफेरम, इसीलिए तिब्बी यूनानी में सर्जरी है, आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, इल्म है, जहां से मिले ले लो। नेक्स्ट सर, एक स्टूडेंट ने किया है कि व्हाई समटाइम्स सडनली इंक्रीज शुगर लेवल इन डायबिटीज मेलाइटस पर्सन। देखिए उनको बोलिएगा दो फिनोमिना है, डाउन फिनोमिना और सोमोगाई इफेक्ट। उनको बोलिए ये दोनों पढ़ ले, डाउन फिनोमिना और सोमोगाई इफेक्ट, तब पता चलेगा उनको। लेकिन फिर वही कहते हैं इस्लाह जिगर, अगर इंसान खाने पे कंट्रोल करे, ऐसी चीजें कम ले। ठीक है, अब जैसा कि मैं कह रहा हूं, आप मार्केट में देखे होंगे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर आया है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, है ना। अल्फा ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स को, है ना, सिंपल में कन्वर्ट करता है, जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ले हैं, उसको ग्लूकोज फ्रूक्टोज में कन्वर्ट करता है। लेकिन उस एंजाइम को अगर रोक दें, उस एंजाइम को रोक दें तो शुगर का लेवल जो है घट जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट नहीं होगा।
और एक स्टूडेंट ने आपसे सवाल किया है कि विच मेडिसिन आर यू अलाउ फॉर समवन हु जस्ट डिटेक्टेड स्टोन इन गॉल ब्लैडर, और उसके लिए जो है दवाई और प्रिकॉशन दोनों जो है आपको मेंशन करने के लिए कह रहे हैं। देखिए जब ये हो तो अर्के मकू और कासनी देना चाहिए। तिब्बी यूनानी में लिखा गया है विसरल स्वेलिंग में, ठीक है, विसरा के अंदर या किसी भी ऑर्गन में अगर स्वेलिंग होता है, वर्म हो, तो वहां पे अर्को मकू और कासनी या ब्रिंजासिड देना चाहिए। वर्म को तहलील करता है। लेकिन गॉल ब्लैडर की बात की जाए, वो स्टोन किडनी की तरह स्टोन होता नहीं, वो कोलेस्ट्रॉल मिक्स होता है। और हमारे पास रोगन बलसा का तस्करा है, तो रोगन बलसा अच्छी क्वालिटी का मिल जाए वो देंगे तो फायदा हासिल होगा, मुफ्त के हिसाब का काम करता है। लेकिन वो जो गॉल ब्लैडर में जो है वो रियल पथरी नहीं है, वो मिक्स्ड है। मींस इफ यू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, पेशेंट को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी अगर आपको लगता है कि स्टोन की साइज में बन चुका है, तब जो है मुफ्त के हिसाब दवाएं दे सकते हैं। नेक्स्ट, मरास्मा और क्वाशिकोर के लिए यूनानी मेडिसिन अवेलेबल है? बिल्कुल है। देखिए ये क्या कहते हैं, अर्के माउल्लम क्या है, अर्के माउल्लम दे सकते हैं जी, है ना। दवाल मिश्र दीजिए, माउल हयात दीजिए, ठीक है। माउल हम जबरदस्त प्रोटीनियस है ना, प्रोटीन की कमी होती है, इसके लिए उसको बोलिए वेलकम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, वेलकम क्लासिफिकेशन ना। मरासमस और कवासिर जो है उसके लिए वेलकम क्लासिफिकेशन आता है। वेलकम क्लासिफिकेशन पढ़ेगा तो पता चल जाएगा ना, ये बीएमएस में है, ठीक है। जब वो पीएसएम पढ़ेगा तो मिल जाएगा वेलकम क्लासिफिकेशन, और हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। और मैं खुद बताता हूँ, डायरेक्ट हम मरासमस और कवासिर का जिक्र यूनानी में नहीं मिलेगा, मॉडर्न में मिलेगा। लेकिन हमारे पास जो है ये मिलता है जुबूली कैफियत। क्या मिलता है? दिक को ही ट्यूबरकुलोसिस ना समझे, जुबूल, कैचेक्सिया, इमिसिएशन समझे। हमारे पास जो है सरतान जिसे केकरा है उसके बारे में है, सूप के बारे में है, इसका इस्तेमाल करें। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनोमोडुलेटर है, हेपाटोप्रोटेक्टिव है, न्यूट्रोपिक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है। और अभी फिर जो हमारी किताब में लिखा है तहलब के बारे में, स्पाइरुलिना के बारे में, मैं ये करना चाहता हूँ। नासा, यू नो नासा ने डिक्लेयर किया है 1 kg ऑफ स्पाइरुलिना इज इक्विवेलेंट 1000 kg ऑफ फ्रूट्स। जो लोग स्पेस पे जाते हैं वो स्पाइरुलिना खाते हैं, क्योंकि 1 kg स्पाइरुलिना का इक्विवेलेंट है 1000 kg फ्रूट्स के बराबर होता है। और हमारी किताब में पहले से है तहलब, अ ग्रीनी सब्सटेंस व्हिच आर फाउंड ऑन पॉन्ड्स, ऑन वाटर और लेक। उसे क्या बोलते हैं? तहलब बोलते हैं, काई बोलते हैं, हिंदी में शैवाल बोलते हैं, सिंगल सेल अलगी बोलते हैं, स्पाइरुलिना बोलते हैं, रिचेस्ट सोर्स बोलते हैं का फूड। जब दुनिया से फूड खत्म हो जाएगा, जब दुनिया से फूड खत्म हो जाएगा, और तब जो है हम जो है ये खा सकते हैं, स्पाइरुलिना खा सकते हैं। और जब इसके बारे में इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ेगा आदमी तो कॉन्जर्वेट पढ़ेगा। कॉन्जर्वेट क्या है? इवोल्यूशन थ्योरी जब पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया, वही तो है ब्लू ग्रीन एल्गी, वही तहलब हमारी किताब में पहले से है, हर मर्ज में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि प्रॉपर फॉर्मुलेशन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स है, एनीवन टू यूज रेगुलरली? मॉडर्न या यूनानी? यूनानी उसने आगे कुछ लिखा नहीं, यूनानी पूछा हुआ। देखिए जवारिस जानिनोस ऐसा फॉर्मुलेशन है, अगर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज हो, ठीक है। जवारिस जानिनोस है ना, हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये ना सोचें उसके शुगर कंटेंट है, उसकी बेनिफिट को देखें। 70% बेनिफिट को है, 30% जो है, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट को देखें। लेकिन हमें जहां मेजॉरिटी केसेस में बेनिफिट मिल रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। जवारिस जानिनोस यू कैन यूज रेगुलरली, नो प्रॉब्लम। माजिद दबिजुल वर्ड यू कैन यूज, कि जिगर की इस्लाह होगा, सारा चीज ठीक होगा, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और कुर्से तवासीर के बारे में बताया जाता है, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो तो कुर्से तवासीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हकीमों ने हमारे यहाँ पहले लिख दिया है, गिले अरमनी क्यों लिखा है? क्या वो कोई पागल थे? नहीं, वो काफी दानिश्वर लोग थे। देखिए उन्होंने, वो जानते थे कि डायबिटिक होने से एसिडोसिस होगा, उसको रोकने के लिए हमारी दवाओं में पहले से एल्कलाइजर मिला हुआ है। कुर्से तवासीर में, बुल्लान में देखिए पहले से एल्कलाइजर मिला हुआ है, ताकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को रोके। क्योंकि एक बार आईसीएमआर में डिबेट चल रहा था कि ये गिले अरमनी को हटाया जाए, मैं था वहीं, तो प्रोफेसर यूसुफ अमीन सर थे और साकिब जमील सर थे,
सब लोग बात किए कि नहीं ऐसे नहीं। एक डॉक्टर ओपी अग्रवाल एमिरेटस साइंटिस्ट थे CSIR के, उन्होंने कहा कि नहीं, जो रिनाउंड फिजिशियन ने अगर गिलियड अर्मनी मिलाया है, ऐसे नहीं मिलाया है, इसलिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को रोकने के लिए मिलाया है। आगे नेक्स्ट। एक क्वेश्चन का एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर के सर इज एनी कोर्स आफ्टर आवर यूजी to do specialization in diabetic fields or we have to do it after PGMD? देखिए जैसे आप अगर फिर मैं कर रहा हूँ, अगर आप पीजी कर रहे हैं, 3 ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, सब ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 ब्रांच की बात कर रहा हूँ। एक तो मुआलिजात है, दूसरा अदविया है, तीसरा जो है TST जिस तहफ़्फ़ुज़ व समाजीज़। इन तीनों ब्रांच में अगर पीजी करते हैं तो डायबिटिक में महारत हासिल कर सकते हैं, डायबिटीज में महारत हासिल कर सकते हैं। खास करके 2 तो क्लिनिकल है और तहफ़्फ़ुज़ व समाजीज़ ये डायरेक्ट रिसर्च करके प्रोडक्ट को इनोवेटिव कर सकते हैं और मार्केट में ला सकते हैं, मुआलिजात वाले भी ला सकते हैं। लेकिन इससे पहले प्रोडक्ट को जो इनिशियल स्टेज में लाते हैं वो इल्मुल अदविया वाले लाते हैं, इल्मुल अदविया वाले लाते हैं, और चाहे तो सैदला वाले जो लैड है वो भी कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक उस टॉपिक जिस पे PhD करेंगे या सिंपल PG करते हैं तो स्पेसिफिक टॉपिक होता है, उस पे महारत हासिल कर सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करियर स्कोप ऑफ BMS इन इंडिया एंड अब्रॉड, व्हिच स्टेट और कंट्री प्रीफर मोर BMS डॉक्टर्स? देखिए BMS का तो स्कोप बहुत है और जो नहीं पढ़ेगा उसका स्कोप कहीं नहीं है। चलिए यूनानी को छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ जो लोग मदरसे से पढ़ते हैं उनका भी बहुत स्कोप है, लेकिन उसको महारत हासिल होना चाहिए, अरबी में हो या फारसी में हो। आरा का एक लड़का था जो नदवा से पढ़ा था और जामिया मिलिया से जो है ट्रांसलेशन का कोर्स किया है और 40 सैलरी में जो है 2 लाख सैलरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अरबी को उस तरह पढ़ा और ट्रांसलेटर का कोर्स किया। आज 2 लाख से ज्यादा ही सैलरी है उसको। जब मैं दिल्ली में था 2009 में, उस टाइम में उनका सैलरी 1 लाख था। ऐसा नहीं है, BMS करके अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना रोते रहेंगे, गाते रहेंगे, फायदा कुछ भी नहीं होगा। माँ बाप का पैसा बर्बाद होगा, अपना करियर बर्बाद होगा, फिर ससुराल पे डिपेंडेंट होंगे और दहेज के बारे में सोचेंगे, समाज को बर्बाद करेंगे। अगर अच्छे से पढ़ेंगे बहुत स्कोप है। यू कैन कल्टीवेट, आप चाहे तो मेडिसिनल प्लांट, देखिए मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप काम करो। मैं ये नहीं कहूंगा आप हल जो तो आप कोदाल चलाओ, आप जो है सिलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट जो आपके एरिया में डेवलप कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, उसका कीजिए। काफी डिमांड है, टैक्स फ्री है और लोन भी मिलेगा, ठीक है, बजट भी मिलेगा, काफी कैरियर है, बशर्ते करना चाहिए। एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि व्हाट शुड बी गाइडलाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन यूनानी फॉर अ 30-year पेशेंट डिटेक्टेड डायबिटीज? देखिए तिब्बी यूनानी में जो डायबिटीज का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है बच्चे हंसे, लेकिन जब वो पढ़ लिख लेंगे तो हंसेंगे नहीं। ये तिब्बी यूनानी में डायबिटीज को जो शुमार किया गया है, ये किडनी का मर्ज कहा गया है। किसका? किडनी का, कुलिया, किडनी का बीमारी, ठीक है। और मैं ये कहूंगा किसी से कि आप ना हंसें, इसको पढ़ें। जब पढ़ेंगे बार बार और आप समझेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। गाइडलाइन तो सेकेंडरी चीज है, पहले मैं बताऊंगा इसके असबाब, एटियोलॉजी। डायबिटीज का सबब तिब्बी यूनानी में क्या बताया है? बेसिकली तिब्बी यूनानी में जो बताया है 4 असबाब बताया है। पहला है ज़ोफिलिया, जब किडनी वीक हो जाए, जब किडनी वीक हो जाए, जब किडनी वीक होगा तो डायबिटीज होने का सबब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है सुई मिजाज कुलिया हार, सुई मिजाज कुलिया हार, और तीसरा है सुई मिजाज कुलिया बारिद, ठीक है। चौथा है इत्तिसाए मजारी कुलिया, या तो किडनी वीक हो जाए पहला, दूसरा क्या उसका टेम्परामेंट चेंज हो जाए हॉट की तरफ, या फिर कोल्ड की तरफ हो जाए, या फिर डायलिटेशन हो जाए, ये 4। लेकिन किताब तहसीर ने ये लिखा है जब जाजिबा बढ़ जाए, मीन्स ये इंडिकेट करता है कि हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ने से क्या होगा, ग्लूकोनेसिस फास्ट होगा। तो हमारे यहाँ है, इसीलिए जो तिब्बे यूनानी में इसका उसूली इलाज है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिगर की इस्लाह की जाए, जिगर की इस्लाह की जाए, तादिले मिजाज की जाए, और कब्ज अगर हो तो रफा की जाए, ठीक है। उसके बाद ऐसी दवाएं, देखिए रिसर्च है, रिसर्च किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, आप रिसर्च के हिसाब से देख रहे हैं, वो दवा इस्तेमाल करना चाहिए जो मुकव्वे गुर्दा हो, जो किडनी को ताकत दे,
ठीक है, जो किडनी को ताकत दे। तो हमारे पास बहुत सारे मरकबात हैं जो किडनी को ताकत देता है, जैसे दुलाबी है, जवारिस जालिनोस है, ठीक है, और जवारिस जरूरी है, ये है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सिंगल ड्रग्स जिसको आप सफूफ के तौर पर ले सकते हैं। अजगन तो हर कोई सुना होगा, अश्वगंधा जिसे कहते हैं, विटेनिया सोमनीफेरा जिसे कहते हैं। इसी तरह विटेनिया कोगुलेंस, पनीर का फूल, ये सब भी दे सकते हैं एज ए डिकॉक्शन। अब देखना है डायबिटीज हार्ड है कि बारिद है तो डिकॉक्शन देंगे, और अगर हार्ड है तो इन्फ्यूजन देंगे, सिर्फ जो है खिशांदा देंगे। और अतिबाओं ने बताया है दही का इस्तेमाल करना चाहिए, और क्योंकि लैक्टोबैसिलस मिलता है, और लैक्टोबैसिलस जो होता है, ठीक है, वो फर्मेंटेशन बेस्ड होता है, और ये क्या करता है, बायोटेक्नोलॉजी में काफी इसका डिमांड है, खास करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो ये इंसुलिन का लेवल को बढ़ाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले से लिखा है दही का इस्तेमाल करें, ठीक है, दही का इस्तेमाल करें, कुर्स कुस्ता कली का इस्तेमाल करें। अब पता चला कि जिंक होता है, और जिंक जो है वो जो होता है इंसुलिन की जो चैन होता है अल्फा और बीटा चैन, उसके ब्रिज को बॉन्डिंग करता है, सल्फा ब्रिज बॉन्डिंग करता है। देखिए हमारे पास है, सिर्फ इसको जस्टिफाई करना है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट तो यही है, दवा भी यही है। आगे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर फॉर डायबिटिक पेशेंट एज 38 इयर्स अनकंट्रोल्ड, 38 years. Okay. Uncontrolled diabetes. What Unani formulation should be given on regular basis, sir? Please answer. पहले तो उसका हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि क्या है, वेट रिडक्शन है या वेट गेन है, ठीक है, क्या अदर डिजीज है या नहीं है। अगर फिर ये देखना पड़ेगा उसका बॉवेल हैबिट कैसा है, क्या मस्कुलर वास्टिंग है या नहीं है। अगर ये सब चीज नॉर्मल है, ठीक है, तो सफूफे हिंदी देना चाहिए, सफूफे हिंदी रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, उससे फायदा हासिल होगा। इसके अलावा हमारे पास कॉन्सेप्ट है का कायाकल्प, एलिक्सिर जिसे कहते हैं, जिसे हलीला बलीला आमला, इनका जुशंदा दिया जाए तो इसे भी रेगुलर इस्तेमाल कर सकता है, जो कॉन्स्टिपेशन को रुकेगा, बीटा सेल को रिजेनरेट करेगा, इसे हम एलिक्सिर बोलते हैं, कायाकल्प बोलते हैं, ठीक है, हलीला बलीला आमला। कभी भी लोग अटेंडेंस में मारे उनकी गारंटी नहीं क्या डालता है कि नहीं डालता है, लेकिन आप फॉर्मूला नुस्खा के तौर पर आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है एक मरीज को वही दवा काम करे, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है मिजाज है, हर मरीज का दवा अलग होता है, इसीलिए मुर्काबात फेल्योर है। उसका नवेसी की तरफ आए, बहुत फायदा हासिल होगा। एक स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है कि सर ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट है यूनानी में? देखिए हमारे पास तो लोग करते थे पहले, अभी तो नहीं करते हैं ग्लूकोमा के बारे में ट्रीटमेंट, ठीक है, लेकिन उसका सेपरेट ब्रांच है। मैं उस फील्ड से नहीं हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजी से, लेकिन हमारे पास भी तज़किरा है ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, हर चीज का तज़किरा है। फिलहाल जो है ये नैरो स्कोप है इसका ऑप्थेल्मोलॉजी का, लेकिन अगर देखा जाए इसकी हिस्ट्री के बारे में, इब्ने ईसा कुहाल जो था, सबसे पहले उन्होंने कैटरेक्ट सर्जरी किया था, और एनेस्थीसिया देकर के, मुखदरात देने के बाद, उस टाइम पे करते थे। अभी हमारे पास ये इतना अलग से सेपरेट ब्रांच नहीं है, फ्यूचर में हो जाएगा। अब कोई गल ये ना पूछे कि नहीं हम यूनानी वाले हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए साइंस किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, डेवलपमेंट को ही साइंस कहते हैं, एक्सेप्टेंस को ही साइंस कहते हैं, और रिजेक्ट होता है वो भी एक साइंस है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वही उसी के बेस पे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारे पास है तज़किरा है, ठीक है। फिर भी अगर आप ग्लूकोमा में इलाज करना चाहते हैं, कुछ दवाएं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बाजान का पानी से आंख को धोना चाहिए। एक दवा है मुफरदात के तौर पर मामीरान, क्या है मामीरान, कोप्तिस तीता बोलते हैं, बॉटनिकल में कोप्तिस तीता, मामीरान, उसका सुरमा लगाना चाहिए, ग्लूकोमा में काफी फायदा हासिल होता है। और अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है, उसको रिड्यूस करने के लिए अर्के बैद मुश्क देना चाहिए, सेलिस कैपिया या सेलिस अल्बा। नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा यूनानी मेडिसिन है? देखिए अगर मुर्कबात की बात करें, कुर्से दवा सिफा है, असरोफिन है मार्केट में, लेकिन ये मुर्कबात है कुर्से दवा सिफा, जिसके अंदर क्या है, असरोल है ना, रोल्फिया सर्पेंटेना, सर्पेंटाइन एजमेलिन, ये अल्कलॉइड है, ठीक है। ये क्या करता है,
जो सख्तीपन है उसको कम करता है और प्रेशर को रिड्यूस करता है और रुख को कुशादा करता है, तो कैपिलरी एक्शन कम होता है। इसके अलावा जो है जटामांसी पे काम हुआ है। जटामांसी कहते हैं बालझर को, और खारी खसर जिसे गोखरू कहते हैं। ऐसी दवाएं जो मुदिर बौल हो या फिर मुदिर हैज रखता हो, ठीक है, वो दवाएं जो है जो दम कभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईबीटी के हिसाब से करना, इलाज की तदबीर करना हो, तो इम्तिला बहसबुल उइया में इमरजेंसी शामिल होता है। इम्तिला बहसबुल उइया, तो वहां पे इसका बेस्ट इलाज है फज करना चाहिए। उसके बाद अगर ऑप्शन हो तो हिजामा करना चाहिए, उससे भी फायदा हासिल है। तदबीर में इम्तिला बहसबुल उइया का मर्ज है, इसीलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, इस्तिफरा की कुल्ली करना चाहिए। उसके बाद जरूरत पड़े तो हम हिजामा भी कर सकते हैं। लेकिन जुशांदा के तौर पर खारी कसर जिसे हम गोखरू कहते हैं, जटामांसी कहते हैं, इसका जुशांदा दे सकते हैं, शरबते अफ्तीमुन दे सकते हैं, क्योंकि तसल्लुब सराइन सख्तीपन जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उसको ये कम करता है। जब सख्तीपन कम करेगा तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन का छाल, उसका जुशांदा देंगे, उससे भी फायदा हासिल होता है, क्योंकि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसकी शक्ति को ये कम करता है। और इथ्रिफल सगीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोलिपिडेमिक एक्शन है। इथ्रिफल सगीर जो हलीला बलीला और आंवला बेस्ड प्रिपरेशन है। नेक्स्ट, बीटा सेल को जनरेट करने के लिए कौन सी दवाई है यूनानी में? क्या क्या कर रहे हैं? बीटा सेल को जनरेट करने, बीटा सेल को रिजेनरेट के लिए हमारे पास बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कि जिम्नेमा सिल्वेस्टर, गुरमार बोटी, उसके अंदर जिम्नेमिक एसिड होता है जो बीटा सेल को रिजेनरेट करता है। इसी तरह जो है बोहिनिया वेरिगेटा ना, बोहिनिया वेरिगेटा जिसे कचनाल बोलते हैं, उसके अंदर ग्लूकोकाइनिन होता है ना, वो भी बीटा सेल को रिजेनरेट करता है। इसी तरह जो है ट्राइगोनेला फिनम गिरिकम जिसे मेथी कहते हैं, ठीक है, वो भी बीटा सेल को रिजेनरेट करता है। इसी तरह जो है बेरबेरिस स्ट्रैटा, इसके अंदर अल्कलॉइड होता है बेरबेरिन, वो भी जो है बीटा सेल को रिजेनरेट करता है, ठीक है। इसी तरह जो है कोस्टस इग्नियस ना, इंसुलिन प्लांट बोलते हैं, ये कोस्टासी फैमिली से आता है, ये भी जो है बीटा सेल को रिजेनरेट करता है। इसी तरह स्पाइरुलिना जिसे तहलब बोला, उसके अंदर सी प्रोटीन होगा, वो भी जो है रिजेनरेट करता है। इसी तरह हमारे पास जो है हयुल आलम है, सदाबहार है, विनकिया रोजिया, कैथरेंडस रोजियस, सदाबहार हयुल आलम बोलते हैं। उसके अंदर विनक्रिचिन, विनब्लास्टिन, सिस्प्लाटिन जो अल्कलॉइड है, जो एंटी कैंसर का भी काम करता है और प्लस जो है बीटा सेल को रिजेनरेट भी करता है। इसी तरह जो है हुमास, रिमस वेसिक्रियस, वो भी बीटा सेल को रिजेनरेट करता है। और भी दवाएं हैं जैसे विथाफेरिन, विथालॉइड्स, वो भी इसको बीटा सेल को रिजेनरेट करता है। इसी तरह एलियम सेपा, प्याज की बात करें, प्याज जो है हरियाली प्याज, हरियाली प्याज जो है वो भी बीटा सेल को रिजेनरेट करता है, खास करके उसकी पत्ती। नेक्स्ट, थायराइड के लिए यूनानी में ट्रीटमेंट है और ज्यादा बेटर कौन है, यूनानी या फिर मॉडर्न? देखिए यूनानी और मॉडर्न की बात अगर कहें, पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है पहले पेशेंट को लिखता है थायराइड प्रोफाइल TSH, T3, T4, तो फौरन देखता है TSH का लेवल पिक है तो फौरन दवाई शुरू करता है। दवाई शुरू नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम फ्री T3 फ्री T4 करना चाहिए। अगर वो तब्दीली हो रहा है तब हमें दवाई देना चाहिए, नहीं तो सब क्लिनिकल कराएगा और सब क्लिनिकल में दवाई की जरूरत होती नहीं है। अप टू 6 मंथ्स हमें क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। उसके बाद जो है एंजाइम का लेवल देखना चाहिए, TPO थायराइड पेरोक्साइडेज देखना चाहिए। जब उसमें तब्दीली हो तब हमें दवाई देना चाहिए। मॉडर्न में ना 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी थायरोक्सिन देते हैं। यूनानी में अगर देना हो तो बहुत सारी मुफरदात है जिस पर रिसर्च हो चुका है और मुरकबात पे तो मैंने ही रिसर्च किया है। मुफरदात के तौर पर इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोमिफेरा मुकुल जिसे गूगल कहते हैं, उसके अंदर Z गूगलोस्टेरोन होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होता है किसकी तरह, थायरोक्सिन की तरह, T4 की तरह। इसी तरह जो है हमारे पास एक दवा है सहजना कहते हैं, ड्रम स्टिक का लीफ ना, उसका अगर जुसंदा पिलाया जाए, ड्रम स्टिक जिसे सहजन कहते हैं, सहजना कहते हैं, उसके पत्ती का जुसंदा या खिसंदा पिलाएं तो TSH अगर 30 या 40 भी बढ़ जाए, ठीक है, आप नॉर्मल उसे कर सकते हैं, क्योंकि 0.3 से लेकर 5.5 तक ही नॉर्मल रेंज होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सब क्लिनिकल है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। इसके अलावा यूनानी में ऐसी दवाएं हैं जो टायरोसिन और आयोडीन का कपल यानी मिलाता है। तो खास करके हमारे पास है दवाई जैसा कि माजुन सरखस, तुर्बुद है, बावबरंग है, मुकिल तुर्बुद है, बावबरंग है, मुकिल है, ठीक है, असरकस, ये 4 इंग्रेडिएंट है जिससे मैंने PhD किया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। माजुन सरखस अपने यहाँ नाम नहीं पाएगा, पंखराज कहते हैं, क्या कहते हैं, पंखराज कहते हैं सरखस। शादी ब्याह में 4 व्हीलर को सजाते हैं ना, ये मेल फर्न है, टेरिडोफाइटा में आता है सरखस। तो माजुन सरखस काफी इफेक्टिव है।
और सिंगल में तो बहुत सारी दवाओं पे काम हो चुका, कचनाल पे काम हो चुका है, असगन पे काम हो चुका है। और जवारी जालिनस ऐसी दवा है हर मर्ज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के जो अलामात व निशानियां हैं बलगमी अमराज में शामिल करते हैं, और बलगमी अमराज बलगमिया में जो अलामात व निशानियां जो क्लिनिकल फीचर्स है वो सिमिलर टू द हाइपोथायराइडिज्म, तो उसके इलाज विजिट करना चाहिए। ऐसी दवा इस्तेमाल करना चाहिए जिसका मिजाज क्या हो, हार याबिस हो, और ऐसी दवा इस्तेमाल करना चाहिए जो क्या हो, ये करे, इजाफा करे, ताजिल मिजाज करे। खास करके उसूली इलाज में ये करना चाहिए, मुंजिज देना चाहिए 2 से 3 हफ्ते तक, उसके 10 दिन के बाद जो है फिर जो है मुसीलात देना चाहिए 2-3 दिन तक, फिर मुसील देने के बाद जो है तबरीद करना चाहिए, तबरीद करने के बाद फिर ऐसी दवाएं शामिल करना चाहिए जो जिस्म के अंदर मुसखिनात पैदा करे, हरारत पैदा करे। उसूली इलाज अगर यूनानी में देखेंगे हाइपोथायराइडिज्म का, तो पहला क्या है, मुंजिज 2 to 3 वीक, आफ्टर 2 to 3 वीक है ना, फिर 10 डेज का गैप करेंगे, फिर हम क्या देंगे, मुसीलात देंगे, मुसीलात परगेटिव देंगे 2 to 3 डेज। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर तबरीद करते हैं। इसलिए जो हम मुसील देते हैं कहीं गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरोजन ना हो, उसको कोटिंग करने के लिए हम क्या देते हैं, उसका है तबरीद देते हैं, जैसे इसबगोल है, खत्मी है, खुबासी, ये सब देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, दवाई मुसखिनात देते हैं, नहीं ऐसी दवा जो क्या करे, थायरोसिन का लेवल को बढ़ाए, मींस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को एक्टिवेट करे। क्योंकि हमें पता है ये थायराइड ग्लैंड जो है हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, जिसमें 2 लोब होते हैं, जो आपस में स्टमक से जुड़ा होता है, और स्टमक से जुड़ा होने के बाद जो है इसमें 2 तरह के सेल होते हैं, फोलिकुलर सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल से T4 और T3 का सेक्रेशन होता है, ठीक है, तो उसको चाहिए हीट, क्योंकि थर्मोजेनेसिस का काम करता है ये हार्मोन, इसीलिए थर्मोजेनेसिस का काम करता है। जब इसका कमी हो जाए तो हमें ऐसी दवाएं शामिल करना चाहिए जो थर्मोजेनेसिस को एक्टिवेट करे। नेक्स्ट बस हेलो जी, डॉक्टर अली, बस मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे। लुकेमिया पे आप लुकेमिया पे काम कर रहे थे आप, लुकेमिया पे नहीं, मेरा तो हाइपोथायराइडिज्म में था, ल्यूकेमिया बताइए, ल्यूकेमिया, हाँ बस नहीं, आप तो ये कैंसर की बात कर रहे हैं ना, अभियासुदम, हाँ जी, उसी पे आप काम कर रहे थे, उसके बारे में कुछ बताइए ना, कहाँ से क्या हुआ उसका। जी, और एक जो कुछ पेशेंट काफी मेरा ज्यादा है, काम रहा है, साइड से काम रहा है कैंसर पे, और अभी भी करता हूँ, और कम से कम जो है मैं 80+ पेशेंट देखा हूँ कैंसर का, डिफरेंट ब्रांच ऑफ कैंसर। मुझे लगता है 7-8 ही पेशेंट का डेथ हुआ है, लगभग पेशेंट जो है सही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि देखिए जब भी कैंसर होता है, अगर सिर्फ यूनानी दोगे तो पेशेंट बचेगा नहीं, सिर्फ कीमो दोगे तो उससे भी नहीं बचेगा, मींस यू शुड प्रोवाइड एडजुवेंट थेरेपी। मैंने ये देखा है जिसको प्योर यूनानी दिया वो भी मरा, और जिसको जो है ये दिया क्या कहते हैं कीमो दिया वो भी मर गया, लेकिन जिसको दोनों दिए वो नहीं मरा, ठीक है। ये किदवाई हॉस्पिटल कैंसर का है, यहाँ पे डॉक्टर वाफना ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो एक लेडी को दे रहे थे, कीमो दे रहे थे, तो अक्सर प्लेटलेट डाउन होता था और कंट्रोल नहीं कर पाता था कैंसर। लेकिन जब मैंने अफ्तीमून का जुशंदा दिया और गिलो का पाउडर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल रहा और सेफ है, आज तक कोई दिक्कत नहीं। और ब्लड कैंसर अगर किसी को होता है, ठीक है, तो ब्लड कैंसर के लिए आप जो है भूई आंवला इस्तेमाल कराएं, भूई आंवला, नेट पे सर्च कीजिएगा, ये आंवला नहीं, भूई आंवला। भूई आंवला को बोलते हैं भूति, बोलते हैं यूनानी में, भूति, भूम आंवलक, भूम आंवलक, फाइलेंथस एमेरस, फाइलेंथस निरुडी, ठीक है। इनकी पत्ती के नीचे छोटे छोटे दाने फल फ्रूट्स होते हैं, और मार्केट में इसका सिरप मिलता है न्यूरोसिल के नाम से। और तिब्बी यूनानी की जितनी सारी किताबें हैं, आपको सिर्फ खजानुल अदविया में इसका तज़किरा होगा, इसके अलावा जो है मफसलुल मुफरदात, बुस्तानुल मुफरदात मिलेगा। भूई आंवला वन ऑफ द बेस्ट ड्रग इन मार्केट, खास करके कैंसर में। और मैं तो ये कहूंगा किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाए, ठीक है, और आप उसका जुशंदा दीजिए, बहुत फायदा होगा, या तो जुशंदा भी दिला सकते हैं। भूई आंवला बहुत अच्छा है। और कैंसर में आप जो दवाई देंगे, कुछ नुस्खा है मेरे पास जो मैंने दिया है, पेशेंट को बहुत फायदा हुआ है, वो कॉमन नुस्खा है। कैंसर का खास एक ध्यान देना है। देखिए कैंसर यूनानी तिब्बी नुक्ता नजर से देखा जाए, कैंसर का सबब जो है सौदा है, और सौदा जो है किसी वजह से भी बन सकता है। खून का एहतराक हो जाए, बलगम का एहतराक जो है, सफरा का एहतराक हो, या सौदा खुद जल जाए, तो सौदा ही कलबा है। और सौदा का मिजाज जो है बारी दियाबिस है। अब बारी दियाबिस जो मिजाज होता है वो मिट्टी का होता है, और मिट्टी का मकाम सबसे नीचे है, और अर्जियत होती है, जोहर अर्जियत होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। किसी भी इंसान को
अर्जी हो तो जल्दी जाता नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि कैंसर का पेशेंट को कब्ज नहीं होना चाहिए। अगर कब्ज को आप ठीक कर लिए मींस यू कैन कंट्रोल द कैंसर, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं कैंसर को। और एक चीज और भी है, हमारे पास कुछ दवाएं हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे अफ्तीमून है 17 मासा, ठीक है, अफ्तीमून है 17 मासा, बिस्फाइट है 7 मासा, हलीला सिया 17 मासा, गुले सुर्ख 7 मासा, तुरबुद 7 मासा, बरगेसना 7 मासा, ठीक है। और खरबक 2 ग्राम 2 मासा, खरबक 2 मासा से ज्यादा नहीं देना चाहिए। खरबक जिसे कुटकी कहते हैं, क्योंकि मौलिक साबित होता है ना। और इसका जोशंदा पिलाया जाए और माउल जुग्न पिलाया जाए, और खाने पीने में परहेज किया जाए, कद्दू का सब्जी खिलाया जाए, और बथुआ चिनोपोडियम अल्बा और पालक की खिलाया जाए। और मछली खिलाना हो तो छोटी किस्म की मछली खिला सकते हैं, का काफी फायदा होगा। अक्सर कब्ज में ये देखा जाता है, कब्ज अगर होगा तो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बरूदत रिबूसत की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, So how much Unani is successful in diabetes? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए डायबिटीज जो है, ध्यान दीजिएगा, डायबिटीज एक मतलब बड़ा टर्म ही कहेंगे, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, लेकिन खास कर ये आपने सुना होगा, आपको पता है प्रीवलेंस कितना है डायबिटीज का इंडिया में अभी? No, sir. देखिए प्रीवियसली इट वाज कंसीडर्ड इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज। पहले हमें ये मालूम था कि इंडिया जो है डायबिटीज का कैपिटल है, लेकिन आज इंडिया कैपिटल नहीं, आज क्या है, चाइना है। चाइना में 116 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, बट इन इंडिया 77 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। व्हाई? पहले इंडिया में ज्यादा था, आज घट गया, क्यों? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयुष सिस्टम नॉट इन यूनानी, आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथ, योगा, ये सब जब से इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो इंडिया में प्रीवलेंस कम हुआ इन कंपेयर टू चाइना, ठीक है। तो हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन फिर बात वही है, मैंने क्या कहा था, रियाजत बेबदल है, एक्सरसाइज। अगर आप ये नहीं खाओगे, कुछ भी खा लो, बदल मिल जाएगा, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना है, वर्क आउटपुट करना है, ठीक है। और जिगर, जिसे कभी कहते हैं लीवर, वो बावर्ची खाना है, तबक है, मींस सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी लीवर में होता है। अगर आपका लीवर सही है तो डायबिटिक आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम जब क्या खाते हैं तो हम कंट्रोल नहीं करते, कुछ भी मिलता है खा लेते हैं, ठीक है। और फैटी ऑयली से अवॉइड करना चाहिए, ये खुद सबब है डायबिटीज का। और डायबिटीज जो मैंने उसमें बताया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल जीन फैक्टर, और हमारे पास जो है असबाब सित्ता जरूरिया, ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको अगर ध्यान में रखेंगे, इंसान क्या करता है, 10 बजे 11 बजे खाता है, तो कहाँ से शुगर कंट्रोल होगा? नहीं होगा। कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो, अगर उसको खाना 8 बजे खिला दीजिए, आई होप देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकेशन, उसका ड्रग धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं डोज को। इसीलिए रात का खाना जो है सवेरे खाना चाहिए, ठीक है। खास करके फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया अगर किसी को होता है, ठीक है, तो वो डाइट बहुत अर्ली ले ले और वॉक करे और डाइट कंट्रोल करे तो बहुत फायदा होगा। और जो अगर मेडिसिन परचेज नहीं कर सकता है, वो क्या करे, सिर्फ दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करे गर्म पानी से, ठीक है, तो फायदा हासिल होगा इन द केस ऑफ टाइप 2। या फिर छाछ या दही इस्तेमाल करे टाइप 1 में। बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और हमारा ये क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम लोग खाते कब हैं, सोते कब हैं, उठते कब हैं, टेंशन, स्ट्रेस जो है खुद एक फैक्टर है। जब स्ट्रेस खुद फैक्टर है तो होगा ही। आगे नेक्स्ट, का सारा लाइन डिप्रेस हो चुके हैं, पेशेंट का दोबारा लाइन एक्टिवेट करने के लिए कोई यूनानी मेडिसिन है? और अभी बॉडी में ब्लड बहुत कम है, प्लेटलेट काउंट भी कम है, हाँ। तो कौन सा यूनानी मेडिसिन देना चाहिए? एक बार और रिपीट कीजिए। देखिए प्लेटलेट के लिए हमारे बोलेंगे, पहले बोलिए। और कुछ? बोन मैरो का सारा लाइन डिप्रेस हो चुका है। जी जी, डिप्रेस हो चुके पेशेंट का दोबारा लाइन एक्टिवेट करने के लिए कोई यूनानी मेडिसिन है? देखिए हमारे यहाँ जो है, आपको आप अगर बोन मैरो की कॉन्सेप्ट खोजेंगे तो मिलेगा नहीं, आप लैंगरहैंस की कॉन्सेप्ट खोजेंगे तो मिलेगा नहीं, CD4 का कॉन्सेप्ट खोजेंगे तो मिलेगा नहीं। हमारे पास ब्रॉड टर्म है सुउल्किनिया, यूनानी में क्या बोलते हैं, सुउल्किनिया। सु मींस बिगाड़, किनिया मींस पूंजी। अतिबाओं ने खून को रासुल माल कहा है, खजाना कहा है, पूंजी कहा है ना। मींस देखिए हम एनीमिया ना कहे, फसाद खून कह सकते हैं, एनीमिया ना कहे, फखरुद्दम ना कहे। फखरुद्दम अलग चीज है, छोटी मोटी चीज है, एनीमिया भी छोटी मोटी चीज है। हमारे पास क्या है, सुउल्किनिया मींस
ट्रांसफर माल या खजाना का बिगाड़। तो सूल किनिया के इसमें आप कर सकते हैं, जैसा कि एक नुस्खा है नकुल साहतरा इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही फायदा हासिल होगा। इसके बाद माजुल जबीदुल वर्द इस्तेमाल कीजिए। पहला क्या करना है, नकुल साहतरा इस्तेमाल करना, ड्रग ऑफ चॉइस है तिब्बी यूनानी में सूल किनिया के लिए। उसके बाद जो है माजुल जबीदुल वर्द और दाउल कुरकुम ये इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही फायदा हासिल होगा। और स्पाइरुलिना तो आजकल आब हयात कहा गया, हर मर्ज की दवा है, वहां दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजर। और मैं ऑर्गेनाइजर से कहूँगा कि जो क्वेश्चंस हैं आप वो लिख के रख लें, और ये बड़ी बात है हम सब के लिए। और हमने देखा भी कि हमारे इंस्टीट्यूट किस तरह के फाइनेस्ट स्कॉलर तैयार कर रहे हैं। रैंडम क्वेश्चन एक्सटेम्पोर, उनका आंसर, अपने बारे में बताना, पीएचडी में क्या कर रहे हैं। कुछ फ्यू स्टूडेंट्स हैं यूनानी के जिन्होंने अब तक पीएचडी किया है, उसमें डॉक्टर अंजर का नाम है। और डॉक्टर अंजर इस स्टेट से पहले पीएचडी होंगे बिहार से, तो ये हमारे लिए सादत है। और स्टेट के लिए आप लॉरेंस ला रहे हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स की किस तरह से डिफरेंट फील्ड में, चाहे डायबिटीज हो या एंडोक्राइन डिजीज हो, या फिर आपने ल्यूकेमिया के बारे में पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन, सर्जिकल क्वेश्चन आए। आप सिर्फ इनके आंसर देने के की स्पीड को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप जानेंगे कि इनके पीछे, इस आंसर देने के पीछे इनकी स्टडी कितनी रही है। हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। और डॉक्टर अंजर शादीशुदा है, बाल बच्चे वाले हैं, आपको लगेगा नहीं, उसके बाद भी यूनानी से इनका लगाव जो लगातार है और लगे हुए हैं। एपेक्स के जो भी डिग्री आई वो हासिल किया। उसके साथ ये बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर हैं, जैसे अभी कैंसर की बात इन्होंने की, उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंजर एनआईएम के एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, यूनानी का बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये थोड़े से वक्फे में इन्होंने जो इनसे हो पाया, इस कम वक्फे में 1 घंटा 1.5 घंटा में आपको इन्होंने कोशिश की जवाब देने की। बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए होंगे, आप नंबर ग्रुप में हम दे देंगे, आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं। आप बेहतरीन क्लिनिशियन भी हैं, रिसर्च के साथ साथ बहुत सारे ट्रीटमेंट को आउट ऑफ वे जाके पेशेंट को बहुत डेयरिंग तरीके से उसको आप रिसीव करते हैं और काफी मुतहर्रिक है। ये जॉब के अलावा भी और भी चीजें हैं जो एक टीम को करना चाहिए, अपनी एक्सपर्टीज है तो उसको डेवलप करना चाहिए, उसके लिए मिसाली हमारे लिए। ताखिर हम इसलिए नहीं अब करना चाहते कि जो हमारे रिनाउंड नेक्स्ट स्पीकर हैं प्रोफेसर अनवर साहब, मोहम्मद अनवर साहब, वो ज्वाइन कर चुके हैं। सर अगर ज्वाइन कर लिए तो बताएंगे। जी तनवीर साहब ने ज्वाइन कर लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया।